नमस्कार। पद के हॉस्पिटल के फेसबुक लाइव में आप सभी प्रेक्षकों का स्वागत है। आज हम एक नया विषय सब्जेक्ट लेके आए हैं, ब्रेस्ट फीडिंग। जग भर में 1 से 7 अगस्त में ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में जानकारी देने के लिए हमें नाइस हॉस्पिटल के डॉक्टर स्नेहल माड़ी मैम उसके बारे में सभी हमें बताएंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपके बारे में थोड़ा हमें बताइए, इंट्रोडक्शन दीजिए। जी बिल्कुल। मैंने ब्रेस्ट फीडिंग कंसल्टेंसी की है। उसमें एक 1 ईयर का जो कोर्स रहता है लैक्टेशन स्पेशलिटी का, वो मैंने ऑक्सफोर्ड में किया है और इस क्षेत्र में मैं 7 ईयर्स से कार्यरत हूँ। बेबी एंड ब्रेस्ट फीडिंग, दीज आर माई सब्जेक्ट्स ऑफ हार्ट। तो ये जो ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह सेलिब्रेट किया जाता है 1 से 7 अगस्त तक, तो इसका बहुत अच्छा और पॉजिटिव असर अपने समाज पे बढ़ता है और ब्रेस्ट फीडिंग का जो कुछ रेट है वो बढ़ता है। तो इस काल में वाबा वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक ये हर साल एक थीम रिलीज़ करते हैं। तो इस साल की इनकी जो थीम है वो है स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, एजुकेट एंड सपोर्ट। इसमें उन्होंने वार्म चेन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग को मेंटेन करने के लिए बोला है। उसमें कंसेप्शन से मतलब गर्भधारणा से लेके बेबी 2 इयर्स का होने तक, मतलब 1000 दिन इसमें बेबी का न्यूट्रिशन, इसमें ब्रेस्ट फीडिंग का महत्व बताया है और वो बरकरार रखने के लिए उद्देशित किया गया है। अच्छा, स्तनपान का मतलब ब्रेस्ट फीडिंग का क्या महत्व क्या है? अभी सभी लोगों को इतना जानकारी नहीं है, या फिर बहुत एजुकेटेड जो होते हैं, करियर ओरिएंटेड जो लेडीज़ होते हैं तो ब्रेस्ट फीड नहीं करते। तो उनके लिए आप क्या बताएंगे, ब्रेस्ट फीडिंग का महत्व क्या है? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की। ब्रेस्ट फीडिंग इज कंसिडर्ड एट द बेस्ट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन टू द बेबी। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड इनक्रेडिबल गिफ्ट मदर कुड एवर गिव टू द बेबी। इसको हम लाइव फ्लूइड बोलते हैं, लाइव न्यूट्रिशन। मतलब जो कुछ बेबी की आवश्यकताएं हैं उसके अनुसार, बेबी के ग्रोथ के अनुसार ब्रेस्ट मिल्क चेंज होते रहता है। फॉर एग्जाम्पल, प्री मैच्योर बेबी के लिए जो ब्रेस्ट मिल्क बनता है मदर में वो अलग होता है, और जो टर्म बेबी में होता है, जो बड़े बच्चे होते हैं, जो 6 मंथ के बाद बच्चे होते हैं, उनके लिए जो ब्रेस्ट मिल्क बनता है वो थोड़ा सा मैच्योर मिल्क रहता है। तो अकॉर्डिंग टू बेबी के नीड के अनुसार जो कुछ लाइव फूड, लाइव फ्लूइड, लिक्विड गोल्ड जिसे हम बोलते हैं, वो ब्रेस्ट फीडिंग है। उसमें मदर के लिए, बेबी के लिए एंड फैमिली के लिए बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। बेबी के लिए बेनिफिट्स बोल लें तो ये बहुत ही इजीली डाइजेस्टेबल होता है। उसमें प्रोटीनों का, उसमें कार्बोहाइड्रेट का और फैट्स का प्रमाण बेबी के आवश्यकता के अनुसार अनुरूप होता है। दूसरा है कि बेबी के मानसिक, शारीरिक एंड बौद्धिक विकास के लिए ये अधिकतम उपयोगी रहता है। बेबी एंड मदर का जो बंध होता है, जो रिलेशन होता है, वो ब्रेस्ट मिल्क से और ज़्यादा अच्छे से बढ़ता है। जो भी हमें पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स दिखे हैं वो सिर्फ बेबी में ही नहीं, तो मदर में भी हमें बहुत सारे बेनिफिट। फैमिली के लिए बोले तो फैमिली जो एक सेटिस्फैक्शन होता है ब्रेस्ट फीड करने के बाद, वो बहुत अच्छे मिलता है। और एक्स्ट्रा बर्डन कभी कभी आता है जो इकोनॉमिकल, हम बाकी चीज़ों को ब्रेस्ट फीडिंग के सब्स्टिट्यूट यूज़ करके जो कुछ बाकी चीज़ों से इकोनॉमिकल बर्डन आता है फैमिली के ऊपर, वो भी कम होता है। और समाज के लिए बोले तो इट इज़ वेरी एनवायरमेंटल फ्रेंडली। सो ब्रेस्ट फीडिंग इज़ क्रेडेंशियली सबके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। अच्छा, बहुत ही अच्छी तरह से जानकारी मिल रही है। अगर प्रेक्षकों को कुछ सुझाव है या फिर कुछ क्वेश्चंस है तो आप हमें इस सेशन में पूछ सकते हो। मैडम, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो उसकी तैयारी क्या करनी चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग की? या फिर कभी कभी महिलाएं आती है, पेशेंट्स आते हैं, हमें बोलते हैं कि फर्स्ट 3 मंथ्स या 4 मंथ्स में हमारे ब्रेस्ट से थोड़ा सा स्त्राव या फिर डिस्चार्ज आ रहा है, तो फिर वो नॉर्मल है क्या? हाँ, तो
जो भी ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होती है वो पेल्विक्स तक इनिशियली मोस्ट ऑफ रचनात्मक जो कुछ एनाटॉमिकल बदल होते हैं वो पूरे हो जाते हैं। तो उसके बाद 18 वीक के बाद में कभी कभी क्या होता है उनमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस माने जो कुछ क्रियात्मक बदल होते हैं वो होने लगते हैं। उसका कारण ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन वो दोनों हार्मोन्स होते हैं। कभी कभी महिलाओं में थोड़ा सा पतला जो स्राव दिखता है वो बहुत नॉर्मल कंसीडर किया जाता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है मदर कभी कभी थोड़े से भावनिक हो जाते हैं, कभी कभी घर्षण की वजह से ब्रेस्ट निप्पल स्टिमुलेट हो जाते हैं और वो स्राव निकलता है। उसके लिए आप ब्रेस्ट पैड का यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी उनमें से थोड़ा सा ब्लड टेंज सिक्रीशन अगर आता है, कभी कभी उसमें ब्लडी डिस्चार्ज आता है, तो आपको तज्ञों का सलाह लेना बहुत ज़रूरी माना जाता है। कुछ महिलाएं बहुत सारे कंप्लेन करती है कि मेरे ब्रेस्ट में थोड़ा सा हेवीनेस है या फिर थोड़ा सा टाइट हो रहा है, या फिर कभी कभी महिलाएं बोलती है कि मुझे थोड़ा सा ऐसा गांठ जैसा लगता है, या फिर एक्सिलरी डक्ट उनको या फिर लिम्फ नोड पाल्पेट होता है। तो वो सभी नॉर्मल है क्या? जी बिल्कुल, अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। बहुत सारी महिलाएं ये कहती हैं कि मेरे ब्रेस्ट में हेवीनेस हो जाता है प्रेगनेंसी में, मेरा साइज़ बढ़ता है। तो ये सभी नॉर्मल चीज़ें हैं कि आपका ब्रेस्ट थोड़ा सा हेवी होना, उनमें से थोड़ा सा टिंगलिंग सेंसेशन होना, थोड़ा सा पेन होना, ये सभी हार्मोन की वजह से थोड़ा सा नॉर्मल, एंड दीज आर द नॉर्मल डेवलपमेंटल चेंजेस विच ऑकर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। लेकिन अगर आपको कहीं गांठ लगती है प्रेगनेंसी के दौरान ही, अगर कहीं आपको थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा वाला लंप दिखता है, तो उस टाइम आपको एक्सपर्ट ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है वहाँ पे गैलेक्टोसील हो सकता है, कभी कभी वहाँ पे थोड़ा सा फाइब्रो एडिनोमा हो सकता है या लाइपोमा हो सकता है। बेशक ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं होती, तब भी आपको एक्सपर्ट का ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी है। इसमें प्रेगनेंसी एसोसिएटेड ब्रेस्ट कैंसर एक चीज़ होती है, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा हमें ध्यान देना ज़रूरी है। तो इन ऑर्डर टू डू वी शुड नॉट मिस दिस थिंग्स, वी शुड गो टू एक्सपर्ट ओपिनियन। ओके। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऐसे कुछ ये है क्या, डाइट है क्या या फिर एक्सरसाइज है क्या कुछ कि प्रेस्ट फीडिंग आफ्टर डिलीवरी ब्रेस्ट फीडिंग बढ़ना चाहिए वगैरह ऐसा? हाँ जी बिल्कुल। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड जो हमारा जो डाइट है, जो कंप्लीट डाइट विच वी कंसिडर, इसमें क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, एक समवेट कंसिडर होना चाहिए। लीन प्रोटीन ले सकते हैं। उसके बाद जो आते हैं वो है फ्रूट्स है, और नेक्स्ट आते हैं वो डेयरी प्रोडक्ट्स है। इन सभी का समावेश हमारे डाइट में होना बहुत ज़रूरी है। और इसमें महत्व देने वाली चीज़ जो है वो है कि आपको पानी अच्छे से पीना है, क्योंकि कभी कभी डिहाइड्रेशन से आपके शरीर में बहुत सारे बदलाव आने शुरू हो सकते हैं। ये हुए रेकमेंडेड फूड्स। और अवॉइड क्या क्या करना है आपको अवॉइड करना है कि जो भी कुछ एलर्जिक चीज़ें हैं, जो भी फूड एलर्जीज आपको पहले से मालूम है, उनको थोड़ा सा अवॉइड करना है। फॉर एग्जांपल कभी कभी कोई नट्स खा के आपको खुजली होती है, कभी कभी कुछ फूड आइटम जैसे कि कलर्ड फूड रहते हैं, तो वो खाने से आपको अगर एलर्जी होती है तो इट इज़ बेटर टू अवॉइड दिस थिंग्स। वन मोर थिंग इज़, फिश के बारे में बहुत सारे गलत थोड़े से है, वो मैं क्लियर करना चाहती हूँ। जो कई सी फूड्स है तो वो प्रेगनेंसी में थोड़े से कम लेने चाहिए, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मर्क्यूरी का प्रमाण ज़्यादा होने की आशंका रहती है। तो आप अपना लोकल एंड आपका जो ट्रेडिशनल फूड है उस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और जो कुछ सर्विंग्स है वो आप अपने सटाइटी के अनुसार ले लें, ना कि टाइम हो गया है इसके लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि मदर थोड़ा सा रात को बहुत देर से खाते हैं और पूरा नाइट उनका हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है, तो कभी कभी मॉर्निंग में उनको सिकनेस फील होता है। तो आप क्या करना चाहिए, आपको थोड़ा सा बेड साइड एक आधा फ्रूट्स आपको रखना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा भूख लगती है तो थोड़े से नट्स एंड फ्रूट्स यू कैन हैव। एंड मॉर्निंग में आप अगर बहुत ही आपको सिकनेस फील हो रहा है तो एक बनाना या थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लेके आप अपनी एनर्जी लेवल बरकरार रख सकते हैं।
ये हो गया डाइट के बारे में जी। या फिर उसके साथ ही कुछ ऐसे एक्सरसाइज वगैरह है क्या? या फिर कभी कभी पेशेंट हमें शिकायत करती है कि मेरा निपल अंदर है, इन्वर्टेड निपल है, तो ड्यूरिंग आफ्टर डिलीवरी फीडिंग देने के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, तो जी। उसके लिए क्या करना जी। चाहिए? मोस्ट ऑफ प्राइमरी मदर्स में फ्लैट निपल्स होना ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। एंड मेरा ऐसा कहना है कि आप माताओं बिल्कुल अपना मन कॉन्फिडेंट रखिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ 70 to 90% मदर में फ्लैट निपल्स पाए जाते हैं। निपल्स की जो डेवलपमेंट होती है वो आपके प्रसूति के बाद में, डिलीवरी के बाद में मैक्सिमम होती है, जब भी बेबी सकल करता है। तो अगर इन्वर्टेड निपल्स दैट टू 4 डिग्री इन्वर्टेड निपल्स है, तो अभी रिसर्च से ये सिद्ध हुआ है कि आप अगर निपल एड्स यूज़ करते हैं एंटीनेटली, मतलब प्रेगनेंसी में, तो आपके इन्वर्टेड निपल्स भी आपको ब्रेस्ट फीडिंग में आनंद दे सकते हैं। जैसे कि निपल शील्ड होता है या निपल शेल होता है या एंटीनेटल निपल एड्स रहते हैं, दीज आर अवेलेबल, सो वी कैन टेक एडवांटेज and we can have our breastfeeding journey very successful. ओके। और ये सभी हो गया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैम। तो आफ्टर डिलीवरी तुरंत ब्रेस्ट फीडिंग करना चाहिए क्या? जी। इज इट पॉसिबल? जी। इट इज़ एडवाइजेबल टू ब्रेस्ट फीड इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मदर की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं होती है, कभी कभी सिजेरियन के बाद में वो फीड करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, तब आप अपना ब्रेस्ट मिल्क जारी रखने के लिए आप उसको एक्सप्रेस करके कर सकते हैं। देर आर वेरी नाइस वीडियोज़ अवेलेबल ऑन ब्रेस्ट फीडिंग एक्सप्रेशन, तो उसका मदद लेके आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। और जब भी माता और बालक की प्रकृति स्थिर होती है तो आप त्वरित ब्रेस्ट फीडिंग का स्टार्ट करना इट इज़ एडवाइजेबल। ओके। हमारे समाज में ये बहुत कॉमन थिंग है कि कोलेस्ट्रम, दैट इज दो मराठी में बोलते हैं पिवड़ा चीक बोलते हैं उसको, Yes. तो वो इमिडिएटली आफ्टर डिलीवरी आता है, तो वो बच्चों को देने के बाद उसकी इम्यूनिटी बढ़ती है ऐसा समझ है, तो ये सच है क्या और वो तुरंत देना चाहिए क्या? जी बिल्कुल। कोलेस्ट्रम इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ बेबीज़ फर्स्ट इम्यूनाइजेशन, तो आपको बिल्कुल ये पीला जो कुछ स्राव है उसको हम लिक्विड गोल्ड बोल सकते हैं, तो वो ज़रूर बेबी को देना है। और उससे बेबी के आपका ब्रेस्ट मिल्क जारी रखने में बहुत अच्छा रोल होता है। जितना आप उसको इवैक्यूएट करें उतना आपका नेचुरल मैच्योर मिल्क अच्छे से आता है और बेबी के लिए इम्यूनिटी बूस्टर इफेक्ट हो सकता है। सो आपको वो देना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इमीडिएट ये हो गया, नॉर्मल डिलीवरी हो गया, तो अगर सपोज सीजर वगैरह हो गया है तो उस वक्त हमें क्या ध्यान देना चाहिए? जी बिल्कुल, जैसे हमने पहले बोला, अगर सिजेरियन हो गया है तो वी नीड टू गिव टाइम फॉर मदर एंड बेबी एज वेल। कभी कभी अगर बेबी थोड़ा सा सकलिंग इफेक्ट दे रहा है तो हम डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग को लगा सकते हैं, लेकिन अगर माता थोड़ी सी अनेबल है, वॉक नहीं कर सकती है, उठ के बैठ नहीं सकती है, तो उस केस में हम एक्सप्रेस मिल्क करके या हम थोड़ा सा उस टाइम पे थोड़े से पर्यायी जो कुछ फीड है, जैसे कि फॉर्मूला फीड या डोनर ब्रेस्ट मिल्क हम दे सकते हैं। अच्छा, मैं सभी प्रेक्षकों को मैं फिर से बताती हूँ कि अगर आपके कुछ डाउट्स हो तो आप हमें पूछिए, हम लोग तुरंत उसका आपको बता देंगे क्या करना चाहिए। मैम, ब्रेस्ट फीडिंग की कुछ ऐसी पोजीशन होती है क्या? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा और प्रैक्टिकल प्रश्न पूछा आपने। ब्रेस्ट फीडिंग के वैसे ट्रेडिशनल 3 से 4 पोजीशंस होते हैं। उनमें अगर सिजेरियन बर्थ होता है तो उसमें हम फुटबॉल होल्ड कर सकते हैं, जैसे कि हम थोड़ा सा टाइम लेके ये हम डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं कि दिस इज़ प्रातिनिधिक बेबी है हमारे पास। तो जैसे मदर सिजेरियन बर्थ हो गया है तो शी कैन फीड विद अ लाई डाउन पोजिशन। मदर जब भी लाई डाउन पोजीशन में होती है तो बेबी को मदर के साइड में टर्न करना है और बेबी को
बेबी का हाथ नीचे से मदर के हाथ के ऊपर लेके ऐसे बेबी को टुवर्ड्स मदर्स एब्डोमेन लेना है एंड डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग आप कर सकते हैं। दूसरा है कि फुटबॉल होल्ड, जब भी माताएं उठ के बैठ सकती हैं तो उनमें फुटबॉल होल्ड हम एडवाइस कर सकते हैं। उनमें बेबी का जो कुछ हेड होता है वो फुटबॉल जैसे पकड़ना है। सी शेप इज़ द की इन मोस्ट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग पोजिशंस। ऐसे लेके माँ नेक को सी शेप में होल्ड करके बेबी का जो वेट होता है वो एक हैंड पे लेके ये हैंड से बेबी को ब्रेस्ट सी शेप में होल्ड करके ऐसे फुटबॉल जैसे पकड़ना है। इस पोजीशन में आप थोड़ा सा नीचे पिलो का सपोर्ट भी ले सकते हैं। तीसरा फीडिंग पोजीशन है जैसे हम नेचुरली क्रेडल होल्ड बोलते हैं। बेबी के हेड को आपके हैंड में लेना है, एल्बो को हैंड रेस्ट करता है एंड ट्रेडिशनली वी एडवाइस कि आप चिमटी में न पकड़ के ब्रेस्ट को सी शेप में पकड़ लेना है। इससे ये बड़ा वाला जो पोर्शन होता है वो बेबी के माउथ में जाता है। माय फेवरेट पोजीशन इज़ अ क्रॉस क्रेडल पोजीशन। इसमें हम क्या करते हैं, जिस हाथ से हम जिस ब्रेस्ट से हम ब्रेस्ट फीड करते हैं उसी से सी शेप में ब्रेस्ट को होल्ड करते हैं एंड अपोजिट साइड के हैंड से बेबी की नेक होल्ड करते हैं। सो योर हैंड इज मोस्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबल फॉर बेबीज वेट एंड सर उठा के ब्रेस्ट फीडिंग करना है। हमेशा ब्रेस्ट फीडिंग करते समय हमारे बैक का ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी हम ब्रेस्ट फीडिंग ऐसे करेंगे तो वी विल हैव बैक एक इन लेटर एज। मोस्ट ऑफ लेडीज़ हमें ये कंप्लेन करती है कि हमें बैक पेन बहुत हो रहा है। ये स्पाइनल एनेस्थीसिया की वजह से बहुत कम होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऐसे पोजीशन में बैठ के हमारा जो कुछ स्पाइनल कॉर्ड है उस पर हम प्रेशर डालते हैं। सो हमेशा सर उठा के ब्रेस्ट फीडिंग करना चाहिए। बेबी को हमें अपने ऊपर लेना है, ना कि झुकना है। उसमें मैक्सिमम पार्ट ऑफ एरियोला अंदर जाना चाहिए। उसमें एक दो चीज़ें मैं बताना चाहती हूँ। जब भी आप ब्रेस्ट को बेबी के मुंह के पास लेते हैं, जस्ट ट्राई कि बेबी का माउथ एंड नोज इस निप्पल को टच होना चाहिए। अपर पार्ट बेबी का जो लिप है उसको आपका निप्पल टच होना चाहिए और ऊपर से ऐसे स्लाइड करके ब्रेस्ट को निप्पल को बेबी के मुंह में डालना चाहिए। जब भी आप यहाँ पे निप्पल का स्टिमुलेशन देंगे तो बेबी विल हैव दैट वाइड ओपन माउथ एंड बेबी विल हैव दैट गुड पोजीशन एंड अटैचमेंट जो होती है एरियोला के ऊपर की वो बहुत अच्छे से आती है। यहाँ हमने पिक्टोरियल दिखाया है। यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड में वो बहुत बड़ा आ कर रहा है, वाइड माउथ ओपन कर रहा है एंड थर्ड में बेबी इज लैचिंग वेरी वेल। अगर बीच में कभी छूट जाता है लैच तो फिर से हमें ये लैच ऐसे बरकरार रखने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, ये हो गया नॉर्मल ब्रेस्ट। कभी कभी महिलाएं कंप्लेन करती है कि ब्रेस्ट में हेवीनेस है या फिर ब्रेस्ट हमारे लार्ज है, तो उस वक्त क्या करना चाहिए? हाँ, कभी कभी सोर निप्पल्स होते हैं, कभी कभी लार्ज ब्रेस्ट होते हैं, कभी कभी बहुत कम छोटे ब्रेस्ट होते हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल, अगर हम ये चीज़ें ध्यान में रखते हैं कि बेबी का जो कुछ एरियोला है वो ज़्यादा से ज़्यादा अंदर जाना चाहिए, टमी टू टमी पोजीशन होना चाहिए, योर बैक शुड बी ऑलवेज स्ट्रेट और बेबी एक लाइन में होना चाहिए। जैसे कि बेबी अगर ऐसे फीड करता है तो बेबी विल नॉट हैव अ गुड अटैचमेंट एंड लैचिंग। बेबी को एक लाइन में होके टमी को अपने पास लेना है। आपने बताया कि एंगोज ब्रेस्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है क्योंकि वो बहुत टेंस एंड हेवी हो जाते हैं, तो उस समय हम थोड़ा सा ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करना, बिल्कुल थोड़ा ही ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करना है और जब ब्रेस्ट हल्के हो जाते हैं तो त्वरित निप्पल बाहर आते हैं तो आपको ब्रेस्ट फीडिंग करना है। कभी कभी फीडिंग करते समय बहुत डिफ़िकल्टी होती है, कभी कभी वहाँ पे सूजन आ जाती है, तो हमें डायरेक्ट निप्पल्स एवर्ट नहीं होते हैं कभी कभी, तो उस समय हमें एक सिलिकॉन वाले निप्पल शील्ड रहते हैं जो हम यूज़ करके अपना ब्रेस्ट फीडिंग जारी रख सकते हैं। जैसे कि ये सिलिकॉन वाले, इट कम्स इन डिफरेंट साइजेस, तो आपके साइज के अनुसार तज्ञों का सलाह लेके आपको ये निप्पल शील्ड
यूज़ करके ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करना है। इससे आपका 6 मंथ का जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का जर्नी है वो अच्छे से हो सकेगा। हाँ, ये हो गया। कभी कभी हमारे बुजुर्ग रहते हैं, वो बोलते हैं कि लेट के फीड नहीं देना चाहिए। हाँ। तो वो सच है क्या? जी, कभी कभी ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बहुत सारे मिथ्स रहते हैं, जैसे कि हमें सुला के मतलब लाई डाउन पोजीशन में ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करना है। मे बी उस समय सडन इन्फेंट डेथ का रेट ज़्यादा होता होगा, तो हमें ये सावधानी बरतनी चाहिए कि बेबी का जो नोज़ है वो आपके ब्रेस्ट से दबे नहीं। मोस्टली फीमेल्स कभी कभी माताएं थोड़ा सा स्ट्रेस्ड होके, कभी कभी लाई डाउन पोजीशन में जाने के बाद थोड़ा सा थकान की वजह से मतलब उनको नींद आ सकती है। तो हमें ये ध्यान रहना चाहिए कि व्हेनेवर यू आर फीडिंग ड्यूरिंग लाई डाउन पोजीशन, आपके बेबी का जो कुछ नोज़ है इट शुड डायरेक्ट टुवर्ड्स अपवर्ड साइड, एंड जो भी आप फीड करते हैं तो अलर्ट रह के आपको फीड करना है, तभी आप लाई डाउन पोजीशन में बहुत अच्छा मिल्क बेबी को दे सकते हैं। कभी कभी महिलाएं कंप्लेन करती है कि हमें ज़्यादा दूध नहीं आता है। तो उस वक्त टॉप फीड देना चाहिए क्या? और अगर मिल्क देते हैं, बाहर का दूध देते हैं, तो कौन सा वाला दूध देना चाहिए, कितना क्वांटिटी, ऐसा? ओके। जो एक्चुअली ये कंसेप्ट ही नहीं है कि मदर को मिल्क कम आता है। एक्चुअली बुक में ये कंसेप्ट ही नहीं है। नेचर ने मदर को बेबी के दूध देने के लिए बहुत सक्षम बनाया गया है। कभी कभी हमारे हस्तक्षेप, हमारा मतलब कभी कभी नेचुरल प्रोसेस में कभी कभी हस्तक्षेप होने के कारण ये नेचुरल ब्रेस्ट फीडिंग की जो कुछ रीत है उसमें प्रॉब्लम, आपके ब्रेस्ट फीडिंग में प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो हमें ये करना है कि आपको अगर जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है तो आपको एक्सपर्ट एडवाइस लेना है। टाइमली एडवाइस लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़े टाइम के बाद उसमें बहुत देर हो सकती है। तो टाइमली एडवाइस इज़ द की। एंड जब भी आपको लगता है कि आपको दूध कम है तो आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। एक ही कंटिन्यूएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इवन इफ यू हैव लो मिल्क सप्लाई। उससे क्या होगा, आपके ब्रेस्ट को स्टिमुलेशन मिलते ही रहेगा एंड आपका वो जो साइकिल है वो बरकरार रहेगा। सेकेंड है कि आपको अच्छा डाइट लेना है। डाइट के बारे में हम और बाद में बोलेंगे, लेकिन आपको डाइट अच्छा ज़रूर लेना है। तीसरी बात है कि कुछ टेक्निक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक साइड में फीड करना 20 मिनट्स तक और दूसरे साइड को 20 मिनट्स के बाद फीड करना या 2 घंटे के बाद फीड करना। उससे क्या होता है, जो फैट एनरिच मिल्क रहता है ब्रेस्ट में वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके बेबी को मिलेगा एंड बेबी का वेट, बेबी का ब्रेन बहुत अच्छा बढ़ेगा और आपका मिल्क भी अच्छा बढ़ेगा, क्योंकि ब्रेस्ट में एक रिसेप्टर्स होते हैं। अगर ब्रेस्ट अच्छे से एम्प्टी होता है तो वो मैसेज जाता है आपको ब्रेन को एंड ब्रेन से हार्मोन सीक्रेट होके आपके ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ाते हैं। तो ये साइकिल हमें कंटिन्यू रखनी चाहिए। उसके लिए हम पंपिंग भी कर सकते हैं। पंपिंग देयर आर 2 ऑप्शंस कि आप मैनुअल भी पंप कर सकते हैं। मैनुअल पंप्स कम्स लाइक दिस। आप मैनुअल पंपिंग भी कर सकते हैं और जो हाथ से करना होता है। और इन केस कि आपको बहुत एक्सटेंसिवली आपको ब्रेस्ट फीडिंग पे वर्क करना है, यू कैन टेक इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप। हर ब्रेस्ट फीडिंग सेशन के बाद अगर आप पंपिंग करते हो तो डेफिनेटली आपका मिल्क बढ़ता है। ब्रेस्ट पंप इज नॉट ओनली फॉर इवैक्यूएशन ऑफ मिल्क बट इट इज़ फॉर इंक्रीज, आपके ब्रेस्ट मिल्क को इंक्रीज करने के लिए भी बहुत अच्छे से उपयोगी होता है। बहुत अच्छी जानकारी और नए नए तकनीक हमें पता चल रहे हैं मैम। ब्रेस्ट फीडिंग कितने दिन में बच्चों को
कितनी बार देना चाहिए जी। और क्वांटिटी कितनी होनी और चाहिए। टाइम कितना होना चाहिए एक फीड के बाद में? यस, बहुत अच्छा और बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा आपने। ब्रेस्ट फीडिंग का एडवाइस जब भी हम देते हैं तो वी आस्क फॉर डिमांड फीड। जब भी बेबी को लगता है कि भूख है, बेबी अलर्ट है एंड बेबी शोज द साइन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग क्यूज, जैसे कि बेबी के लिप्स को टच करना जीभ से, जैसे कि बेबी का हेड टर्न करना एंड बेबी विल लिक बेबीज हैंड। सो दीज आर द फीडिंग क्यूज। और ये टाइमली आप आइडेंटिफाई करके ब्रेस्ट फीडिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद में बेबी पैनिक हो जाता है एंड ब्रेस्ट फीडिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ये हुआ हाउ फ्रिक्वेंटली, कितना ड्यूरेशन होना चाहिए। तो हम कहते हैं कि आपको 20 to 15 मिनट्स तक ही 15 to 20 मिनट्स तक ही ब्रेस्ट फीडिंग करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बेबी 1 घंटे के बाद भी फीडिंग जारी करता रहता है। तो कभी कभी क्या होता है बेबी को दूध मिलता नहीं है, बेबी सिर्फ सकल करता रहता है। तो उस टाइम बेबी की और आपकी एनर्जी बहुत कम हो सकती है एंड नेक्स्ट फीडिंग का भी टाइम आपको जल्दी आता है। इसीलिए 15 to 20 मिनट्स ब्रेस्ट फीडिंग। उसके बाद अगर आप चाहें तो पंपिंग करके वो दूध निकाल के आप बेबी को दे सकते हैं। सो योर फैट एनरिच मिल्क विल बी अवेलेबल फॉर योर बेबी डेफिनेटली एंड आपका मिल्क भी अच्छे से बढ़ेगा। अगर आपको थोड़ा सा ब्रेस्ट फीडिंग कम आ रहा है तो आपको पंपिंग करके वो निकाल के वो मिल्क अगर आप देते हैं तो आपका ब्रेस्ट मिल्क निश्चित रूप से बढ़ेगा। अच्छा, मदर को कैसा पता चलेगा कि ये ब्रेस्ट मैं फीड जो दे रही हूँ वो उतना काफ़ी है बच्चे के लिए? जी, ये बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और बहुत सारी महिलाएं को फील होता है कि मेरा दूध मेरे बच्चों को काफ़ी नहीं है। व्हाट आर द इंडिकेटर्स? जैसे कि अगर आपका दूध पीने के बाद बेबी 1-2 घंटे की नींद अच्छे से लेता है, एक। दूसरा, अगर आपका बेबी ब्रेस्ट फीड करने के बाद डेली 15 to 20 ग्राम्स का वेट गेन करता है। तीसरा है कि आपका बेबी अगर ब्रेस्ट फीडिंग करने के बाद 24 आवर्स में 6 to 8 टाइम्स डायपर वेट करता है, तो आपका दूध आपके बेबी के लिए बहुत अच्छा और सफिशिएंट है, ऐसा समझ लेना चाहिए। अच्छा, ये हो गया सिंगल बेबी के बारे में। हाँ। अगर ट्विंस बेबी है तो ट्विंस बेबी में कितने टाइम्स, मतलब एक बेबी को कितना टाइम के बाद फीड करना चाहिए? या फिर कभी कभी महिलाएं कंप्लेन करती है कि मेरा फीड दोनों बच्चों को नहीं काफ़ी होता है। बिल्कुल। तो उसमें टॉप फीड क्या क्या दे सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जी बताइए। बिल्कुल। कभी कभी ट्विंस बेबी का ब्रेस्ट फीडिंग इट इज़ वेरी चैलेंजिंग बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। हमारे यहाँ बहुत सारे ट्विंस महिलाएं हैं जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं। तो कभी कभी थोड़ी सी टेक्निकल एडवांस उनमें हमें लेना चाहिए, जैसे कि हॉस्पिटल ग्रेड पंप हो गया, जैसे कि इलेक्ट्रिक पंप हो गया, नहीं तो हाथ से दूध निकालना। इन चीज़ों से आप अपना मिल्क बढ़ा सकते हैं। और कोई सप्लीमेंट्स कभी कभी ले सकते हैं, जैसे कि कभी हर्बल गैलेक्टोगॉग्स हो सकते हैं, शतावरी जैसे हर्ब्स हो सकते हैं, उससे आप अपना मिल्क बढ़ा सकते हैं। और पोजीशन की बात की जाए तो आप फुटबॉल होल्ड, जैसे कि हमने बताया, ये फुटबॉल होल्ड लेके दोनों बेबी को एक साथ फीड कर सकते हैं। उससे आपका फीडिंग का टाइम भी कम होगा और आपकी एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो ट्विंस को फीड करना इट इज़ रियली अ चैलेंजिंग केस। दूध अगर ऊपर का देना हो, हाँ, कभी कभी कम होता हो, तो दूध ऊपर का देना हो तो कौन सा अच्छा रहता है? जी, अगर ब्रेस्ट मिल्क कम है तो हमें ऊपर का कौन सा दूध देना चाहिए? अकॉर्डिंग टू WHO एंड CDC, अगर ब्रेस्ट मिल्क के अब्सेंस में आपको दूध देना है तो वो आपको डोनर मदर मिल्क देना है, नहीं तो फॉर्मूला देना है। फॉर्मूला देते समय हमें या ऊपर का जो दूध है वो देते समय हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे कि जो कंटेनर्स हम ले रहे हैं, जैसे कि स्पून, कटोरी, जो भी कुछ है, तो वो आपको हर बार स्टराइल करके लेना चाहिए एंड एयर ड्राई करना चाहिए। दूसरा है कि जब भी हम वो फीड देते हैं तो इट शुड मैच विद द ब्रेस्ट फीडिंग स्पीड, जैसे कि स्लो एंड ग्रेजुअल इज द की। क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा फास्ट दूध देने से कोली की पेन हो सकता है, बेबी को फास्ट दूध की आदत लग सकती है और ब्रेस्ट मिल्क रिफ्यूज़ कर सकता है। तो इट शुड बी ब्रेस्ट फीडिंग
फ्रेंडली होना चाहिए। और जो भी हम फॉर्मूला देने वाले हैं वो ब्रेस्ट फीड के बाद में दें, क्योंकि इट इज़ टोटली एडवाइजेबल कि आप ब्रेस्ट फीड के बाद में अगर आपको बेबी को दूध कम पड़ता है तो आप फॉर्मूला दे सकते हैं, तुरंत बाद भी आप फॉर्मूला दे सकते हैं। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, अप टू 6 मंथ्स ब्रेस्ट फीड करना चाहिए और उसके बाद में हम लोग ऊपर का कुछ दे सकते हैं क्या, ऐसा कुछ है क्या? जी, रिकमेंडेशन सेज दैट you should breastfeed for at least exclusive breastfeed for 6 months एंड उसके बाद में ब्रेस्ट फीडिंग आपको कंटिन्यू रखना है, लेकिन अप्रोप्रिएट कॉम्प्लीमेंट्री फीड्स के साथ, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग 6 मंथ तक आपका एक आइडियल बेबी का डाइट है, लेकिन उसके बाद में ग्रोइंग बेबी के जो कुछ नीड्स है उसके लिए आपको वीनिंग डाइट देना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल जो कुछ राइस का वाटर होता है, दाल का वाटर होता है, फ्रूट्स का वाटर, वेजिटेबल्स का वाटर, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट एडवाइस यू नीड टू गो फॉर वीनिंग डाइट। ब्रेस्ट की क्या केयर लेनी चाहिए बिफोर एंड आफ्टर फीड? जी बिल्कुल, ब्रेस्ट में बहुत सारे मेटाबॉलिक चेंजेस होते रहते हैं, तो इट इज़ वेरी वर्किंग ऑर्गन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो आपको अपना अच्छा डाइट लेना चाहिए। दूसरा है कि आपको जो भी कुछ चेंजेस आपको फील होते हैं वो आपको डॉक्टर्स के साथ शेयर करने हैं। तीसरा है कि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा वो ब्लैक पोर्शन बहुत डार्क हो गया है, इसीलिए कभी कभी उसको स्क्रबिंग करना या वहाँ पे बहुत सारे क्रीम्स लगाना, दीज एडवाइस दे विल गेट फ्रॉम समवेयर, बट उसके इफ़ यू फील वेरी अनहाइजीन यू कैन गो फॉर वार्म वाटर एंड थोड़ा सा सॉल्ट डाल के आप वहाँ पे क्लीन कर सकते हैं। नहीं तो थोड़ा सा माइल्ड सोप आप यूज़ कर सकते हैं। हार्ड सोप, केमिकल्स, एनी ऑइंटमेंट इज़ नॉट रिकमेंडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम में, क्योंकि निप्पल इज़ अ वेरी सेंसिटिव ऑर्गन। उसके ऊपर जो भी कुछ मोंटोमेरी ट्यूबरकल्स होते हैं वो केमिकल्स, सोप एंड फ्रिक्शन की वजह से उनका कार्य कम हो सकता है। तो वो जो कुछ ऑयल सिक्रेट करते हैं, वो जो नेचुरली निप्पल का प्रोटेक्शन करता है, तो वो कम होके वहाँ पे फंगल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। कभी कभी डिलीवरी होने के बाद बेबी शिफ्ट होता है, NICU में जाता है, या फिर कभी कभी बच्चों में स्वाभाविकता ही वजन कम होता है पहले से, तो उसको सक करने में प्रॉब्लम आता है, तो उस बच्चे में कैसे फीड करें? जी, बहुत अच्छा प्रैक्टिकल प्रश्न पूछा आपने। कभी कभी बेबी का सक रिफ्लक्स बहुत कम हो सकता है, तो उनको डेवलप करने के लिए NICU में मेथड्स रहते हैं, जैसे कि ओरोमोटा स्टिमुलेशन हम उसे बोलते हैं। तो उससे हम बेबी का सक एबिलिटी एंड सकिंग सॉलोइंग रिफ्लक्स का जो उसका ट्रेनिंग है वो हम बरकरार रखते हैं। मदर के साइड में हम पंपिंग एंड जो कुछ एक्सप्रेशन ऑफ मिल्क है उसके टेक्निक्स उनको समझा के उनका मिल्क बरकरार रखते हैं। तो ये दोनों एक साथ जब डेवलप होते हैं, जैसे कि मदर का मिल्क भी बढ़ना चाहिए और बेबी का सक भी इम्प्रूव होना चाहिए, ये दोनों चीज़ें जब मिलेंगे तो ही ब्रेस्ट फीडिंग NICU बेबी के बाद, मतलब NICU ग्रेजुएट्स में ये पॉसिबल रहता है। तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की हमें आवश्यकता होती है। कभी कभी महिलाएं क्या करती है, अगर सेकेंड पेरी है तो वो बोलती है कि पहले प्रेगनेंसी में मुझे ब्रेस्ट एब्सेस हुआ था, सर्जरी हुई थी, तो मुझे पहले से ही डर लगता है, अभी मैं सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हूँ तो ब्रेस्ट एब्सेस का मुझे डर लगता है, या फिर मैं बाद में फीड नहीं करूँगी, तो उन महिलाओं को आप क्या सुझाव देंगे? जी जी बिल्कुल, उन महिलाओं को मैं ऐसा कहना चाहूँगी कि जो आपके मन में न्यूनगंड है वो पहले आप निकालिए और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए इस प्रेगनेंसी में बिल्कुल तैयार रहिएगा, क्योंकि इवन आफ्टर ब्रेस्ट सर्जरी जो कुछ एब्सेस होते हैं उनके बाद त्वरित आपको ब्रेस्ट फीडिंग का एडवाइस मिलेगा। अगर वो इंसिजन एरियोला के बीच में है तो कभी कभी कठिनाई आ सकती है, लेकिन सर्जन विल टेक अ वेरी जस्टिस इंसिजन। वो थोड़ा सा एरियोला के थोड़ा सा बाहर होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर नेसेसरी है तो उनको वहाँ लेना बहुत आवश्यक होता है। अगर इंसिजन थोड़ा सा एरियोला से दूर है तो आप निश्चित स्वरूप से ब्रेस्ट
फीडिंग इवन आफ्टर ब्रेस्ट अपसेस सर्जरी आप कर सकते हैं। रादर आपको वो कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि इट अवॉइड्स द रिकरेंस ऑफ ब्रेस्ट अपसेस। हम कुछ महिलाओं के फ़ोन आते हैं कि हमें बुखार है या फिर कुछ ऐसे स्पेसिफिक मेडिसिन्स है क्या, उसमें हम लोग फीड नहीं कर सकते, या फिर कभी कभी महिलाओं को पहले से ही डायबिटीज़ होता है या फिर हाइपरटेंशन, एपिलेप्सी की भी बीमारी हो सकती है। तो उन महिलाओं में उनका क्वेश्चन उनके मन में आता है कि ये मेडिसिन बच्चों को चलती है ये ना, तो फिर हम लोग फीड कर सकते हैं ना। जी, ऐसा कुछ होता है क्या? जी। हम पहले थोड़ा सा कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में बोलेंगे। रेस्ट आप ब्रेस्ट फीडिंग कर सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग किस में करना नहीं चाहिए? अगर आपके ब्रेस्ट के ऊपर एक्टिव हर्पेज इन्फेक्शन के लीजन्स है, अगर मदर HIV संक्रमित है, कभी किसी सर्कमस्टेंस पे उसको ब्रेस्ट फीडिंग देना कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। और अगर बेबी को आपको जनुकीय डिसऑर्डर है, गैलेक्टोजेमिया करके एक जनुकीय डिसऑर्डर है, तो उसमें ब्रेस्ट फीडिंग करना नहीं चाहिए। कभी कभी एंटी कैंसरस इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग होते हैं, तो उनमें ब्रेस्ट फीडिंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। कभी मदर को एंटी ट्यूबरकुलाइन ड्रग्स की थेरेपी चल रही है, तो उनमें थोड़ा सा ब्रेस्ट मिल्क देना संदिग्ध होता है। रेस्ट केसेस में अगर नॉर्मल फीवर है, थोड़ा सा बीमार फील करती है, तो हमें मदर को एडवाइस करना चाहिए कि आप ब्रेस्ट फीडिंग करो, क्योंकि उसमें मदर में जो कुछ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं वो बेबी को मिलके उस जो डिसीज़ है उससे मदर बेबी को प्रोटेक्शन मिलता है। जब भी आपको कफ कोल्ड फीवर जैसी बीमारियां रहती है तो हैंड को अच्छे से वॉश करके, साबुन या हैंड वॉश लेके एंड मास्क वेयर करके आप अपना ब्रेस्ट फीडिंग जारी रख सकते हैं। अच्छा मैम, आपने पहले बात बताया था कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैसा आहार रहना चाहिए प्रेग्नेंट लेडीज़ का, तो आफ्टर डिलीवरी ब्रेस्ट फीडिंग बढ़ना चाहिए, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक आहार वगैरह डाइट है क्या? जी बिल्कुल, जो हमने प्रेगनेंसी में डाइट बताई है वही आपको फिर से कंटिन्यू करना है। देर आर फ्यू एडिशनल गैलेक्टोगॉक्स, जो हर्बल गैलेक्टोगॉक्स जिससे मिल्क बढ़ता है, वो थोड़ी सी चीज़ें हमें इंक्लूड करनी है। दीज आर एडवाइज ट्रेडिशनली फ्रॉम आवर ग्रैंड मदर, जैसे कि खसखस हो गया, जैसे कि शतावरी हर्ब्स है, जैसे कि हलीम के सीड्स होते हैं, जैसे कि आपको ओट्स, रोल्ड ओट्स होते हैं, होल ग्रेन्स जैसे कि जवार, बाजरा, नाचना, ये मिलेट्स रहते हैं। दीज आर रियली हेल्पफुल ड्यूरिंग आवर पोस्टपार्टम जर्नी। तो आपको ये सभी चीज़ें अपने डाइट में इंक्लूड करनी है, उससे आपका ब्रेस्ट मिल्क ज़रूर एनहांस होगा। और एक चीज़ है कि पानी अच्छे से पीते रहना चाहिए। बहुत सारी महिलाओं में ये कन्फ्यूजन रहता है कि अगर पानी ज़्यादा पिए तो मेरे बेबी के पेट में दर्द होगा, मैंने ऐसे मिथ सुने हैं। तो माय हम्बल एडवाइस वुड बी कि आपको मिनिमम 3 लीटर ऑफ वाटर लेना है। जैसे कि आप ब्रेस्ट फीडिंग करें, एक ग्लास अपने साइड में रखें एंड हैव दैट वाटर, सो यू विल ऑलवेज हाइड्रेटेड। और जो भी कुछ हमने एक संपूर्ण प्लेट या कंप्लीट आहार जो बताया है वो बरकरार रखना है। ये हो गया नॉर्मल केस में। अगर पेशेंट डायबिटिक है तो उस वक्त वो स्वीट्स ज़्यादा नहीं खा सकते, तो उस वक्त क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल। तो अगर उनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है तो माताओं को मैं ऐसा एडवाइस करना चाहती हूँ कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपने अंगीकृत कर लें और डाइट में जो भी कुछ थोड़े से स्वीट रहते हैं उनको कम खा के, जो कुछ लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड होते हैं उनको आप डाइट में इंक्लूड कर ले। जैसे कि हमने लास्ट टाइम बताया, ओट्स हो गए, मिलेट्स हो गए, या फिर मोर फाइबर कंटेंट वाले जो कोई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं वो अपने डाइट में आप ज़रूर इंक्लूड कर सकते हैं। सिर्फ आर्टिफिशियल और जो कुछ प्रोसेस्ड फूड है वो आपको अवॉइड करना चाहिए। बहुत सारे महिलाएं कंप्लेन करती है कि फीड होने के बाद बच्चा है वो तुरंत वॉमिट करता है या फिर थोड़ा सा ऐसा कर्डी वाइट डिश आता है, तो इज इट नॉर्मल? जी, और रादर ब्रेस्ट फीडिंग में वो बहुत कॉमन पाया जाता है क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क स्वाभाविकता से बहुत पतला होता है एज कम्पेयर टू फॉर्मूला एंड अदर फीड्स। सो ब्रेस्ट फीड बेबीज़ में कभी कभी बहुत ज़्यादा मुंह से वॉमिटिंग निकालना या गरज जिसको हम मराठी में बोलते हैं वो निकालना बहुत स्वाभाविक है, और इसको
6 मंथ तक हमें थोड़ा सा टेक्निकल सपोर्ट देके, जैसे कि जो कुछ हेड का जो पार्ट है वो 35 to 45 डिग्री ऊपर लेके, एंटी रिफ्लेक्स चेयर्स होते हैं, कभी कभी रॉकिंग चेयर्स होते हैं, उसकी मदद से आप अच्छे बर्पिंग टेक्निक के बाद आप बेबी को सुला सकते हैं। ब्रेस्ट फीड के बाद तुरंत सुलाना ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, इसीलिए अच्छे से बर्प करके, अच्छे चेयर का यूज़ करके एंड अच्छे ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक से आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर बेबी का वेट नहीं बढ़ता है, अगर बेबी हमेशा क्राई करते रहता है, तो आपको इसमें डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। ये सब भी हो गया नॉर्मल बच्चों को, कि कभी कभी पेशेंट्स को, मतलब बच्चों को क्लेफ्ट लिप या फिर क्लेफ्ट पैलेट जैसे बीमारी होती है। जी जी जी। तो उस वक्त क्या सावधानी बरकरार रखनी चाहिए? जी बिल्कुल, ये बहुत चैलेंजिंग केसेस होते हैं। क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट में क्या होता है, जो कुछ ओरल कैविटी का लिप पार्ट है वो ऐसे डिवाइडेड होता है, या पैलेट जिससे हम ब्रेस्ट फीडिंग का मेन सामग्री बोलते हैं, जो माउथ है, उसमें थोड़ी सी डिफॉर्मिटी आती है। तो इसके लिए आप अपना मिल्क पंपिंग करके आप अपना सप्लाई बढ़ा सकते हैं और बरकरार रख सकते हैं। वही मिल्क हमें स्पेशल फीडर्स आते हैं, स्पेशल बॉटल्स आते हैं, हैबरमेंस बॉटल आती है, नहीं तो और एक कंपनी की लॉन्ग टीट वाली निप्पल वाली बॉटल आती है, उसका उपयोग लेके, या फिर स्पून से थोड़ा सा डिफिकल्ट और चैलेंजिंग हो सकता है, बट यू कैन डेफिनेटली यूज दीज थिंग्स। और एक चीज़ होती है जैसे कि नैम डिवाइस बोलते हैं हमें, वो बेबी के माउथ में फिट होता है और उससे डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग करना बेबी के लिए बहुत ईजी हो सकता है। तो डेफिनेटली दीज आर एडवाइजेबल थिंग्स इन केस ऑफ क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। मैडम कभी कभी बोलते हैं, घर में जो बुजुर्ग होते हैं वो बोलते हैं कि बॉटल फीड नहीं करना चाहिए, आप वाटी चमचा से या फिर इससे दे दो, तो जी। वो सही है क्या? जी, इट इज़ ट्रू, क्योंकि अगर 6 वीक के पहले आप थोड़ा सा बॉटल या कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें ब्रेस्ट फीडिंग के काल के दौरान, मतलब पहले 1 महीने के दौरान इंट्रोड्यूस करते हैं, तो इट कैन कॉज निप्पल कन्फ्यूजन। मतलब बेबी को मदर का निप्पल कौन सा है और यह आर्टिफिशियल निप्पल कौन सा है, इसमें डिफ्रेंशिएट करने में बहुत तकलीफें होती है। सो आवर एडवाइस वुड बी कि आप 1 महीने तक थोड़ा सा बॉटल फीड या जो कुछ एक्सेसरी जो है वो आप थोड़ा सा पोस्टपोन करें। यू ट्राई ऑन ब्रेस्ट फीडिंग और यू कैन ट्राई मिल्क ब्रेस्ट थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग। इट इज कॉल्ड एज सप्लीमेंटल नर्सल सिस्टम। जो भी कुछ हमें दूध देना है वो मदर के ब्रेस्ट थ्रू, इवन फॉर्मूला यू कैन फीड थ्रू मदर्स निप्पल। सो बेबी को वो निप्पल कंफ्यूजन नहीं होगा और जो भी कुछ फीड मिलेगा बेबी को, तभी मदर का मिल्क भी अच्छे से बढ़ेगा बिकॉज ऑफ दैट स्टिमुलेशन। अच्छा, बहुत अच्छी तरह से हमें जानकारी मिली ब्रेस्ट फीडिंग की। बेबी का वीनिंग ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग कब करना चाहिए? ओके, एज वी सेड बिफोर कि 1000 डेज तक ब्रेस्ट फीडिंग का इम्पोर्टेंस बहुत अच्छा है, अलॉन्ग विथ सम कॉम्प्लीमेंट्री डाइट्स आफ्टर 6 मंथ। तो 2 years के बाद में, एज लॉन्ग एज यू बोथ वांट, जैसे कि बेबी एंड मदर दे आर रेडी फॉर वीनिंग ऑफ ब्रेस्ट मिल्क और ब्रेस्ट फीडिंग, दे कैन। डिफिकल्ट होता है, बेबी हैबिचुअल हो जाता है, तो हमें स्लो, ग्रेजुअल एंड नेचुरली ब्रेस्ट फीडिंग, वहाँ पे उनको धमकाए, डराए तो वो उनको एक मानसिक आघात पहुंचा सकते हैं। सो हमें उनको समझाना है, हमें उनको प्लेफुल करना है, जैसे कि यू कैन डिस्ट्रैक्ट बेबी, जैसे कि एक नया टॉय हो गया, एक नया वीनिंग डाइट का फूड हो गया, न्यू सीरियल्स आप इंट्रोडक्शन कर सकते हैं, न्यू फूड इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, फिंगर फूड्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उससे क्या होगा, उनका जो कुछ नेचुरली ब्रेस्ट फीडिंग का इंटरेस्ट है वो कम होता है। और जो भी आप कम फीड करोगे, जैसे कि उसका एक प्रोटोकॉल होता है, वीक में आपको ग्रेजुअली 2 या 3 फीड कम करते आपको 6 मंथ तक ये पूरा कंप्लीट वीनिंग हो सकता है। लेकिन उसमें बहुत पेशेंस रखना एंड बेबी को समझाना ये बहुत ज़रूरी होता है। बहुत अच्छी तरह से हमें ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में ये मिला है। धन्यवाद मैम, थैंक यू। Thank you very much for giving me this opportunity, and Patki Hospital is really stepped up for breastfeeding education and support. Thank you.